कि आदिवासी का मतलब क्या होता है। आदिवासी का मतलब हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकली समझते थे कि भाई इनका कल्चर एकदम अलग है, गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, मतलब प्रकृति के साथ। इस कानून को लागू नहीं होने के पीछे उनका तर्क ये था कि ये आदिवासी हैं। उसके बहुत ही सॉलिड एंथ्रोपोलॉजिकल कारण थे। बड़ा मुश्किल है इसके बारे में समझना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 1911 में ये आदिवासी थे, 1913 में। इसके अलावे एक वो पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट लेके आए थे, कृतिवास महतो नाम से, वो काफी फेमस है। उसमें जो जज साहब थे उन्होंने भी कहा था कि ये लोग आदिवासी हैं। वो कुर्मी के बारे में था, कृतिवास महतो, जैसे टाइटल से स्पष्ट है। और उन जज साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कायदे से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मतलब उनको बहुत नॉलेज था एंथ्रोपोलॉजी का, और उन्होंने वो बहुत सही फैसला दिया था। अखिलेश जी, पिछले 1 साल से झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी अपने आदिवासी दर्जे के लिए काफी मुखरता से संघर्षरत हैं। 2 बार रेल रोक चुके हैं, एक बार हावड़ा मुंबई खंड में और दूसरी बार पुरुलिया आसनसोल खंड में। इसलिए पूरे देश के लोगों के मन में ये सवाल बना है कि कुर्मी कैसे आदिवासी हैं। आप अधिवक्ता हैं और कुर्मियों का पक्ष रांची उच्च न्यायालय में रख रहे हैं। सुना है कि पिटीशन भी आपने ही बनाया है। आपको कैसे लगा कि कुर्मी आदिवासी हैं? देखो, मैं जिस वैचारिक समूह से आता हूं, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, उसको आप जानते हो। जो पिटिशनर है उनका नाम है डॉक्टर बीवी महतो। वो एक MBBS डॉक्टर है। और हम लोग जो झारखंड में छात्र युवा संघर्ष वाहिनी वैचारिक समूह के लोग हैं, उनके वो बहुत करीबी हैं। हम लोग जब एक्टिविस्ट थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो हमारे प्रो बोनो डॉक्टर भी थे। और हम लोग चूंकि झारखंड का समर्थन करते थे, अलग झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग रहे, इस कारण से उनके साथ हम लोगों की बहुत घनिष्ठता रही। तो हम लोग, तुम एडवोकेट हो, तो हम लोग टायो और इनकैब मैटर एक ही साथ कर रहे हैं। इनकैब कंपनी में वो मेडिकल ऑफिसर रहे, चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो जब इनकैब का काम हम लोगों ने शुरू किया, तब तो वो हमसे एक बार मिलने आए। आके उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पिटीशन पकड़ाई पुरानी, उन्होंने एक PIL किया था कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा बहाल किया जाए, कुर्मियों का। तो मैंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि आप इसको फेंक दीजिए, ये भी किसी काम का नहीं है। आपके पिटीशन हमने देखे हैं, हमको लगता है कि आप एक अच्छा पिटीशन कुर्मी के लिए आप बना सकते हैं। हम लोग उसमें बहुत व्यस्त थे, याद होगा। ये सुन के तो हम घबरा गए। कि कुर्मी को ये साबित करना कि कुर्मी आदिवासी है, ये कोई आसान बात तो थी नहीं। उसका रीजन क्या था? जैसे हम लोग सिविल केस करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, करेक्ट। लेकिन जब क्रिमिनल केस करते हैं तब उसमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। तब वो हो जाता है प्रूफ बियॉन्ड ऑल डाउट्स, यू नो दैट। तो ये जो रिट था, ये फिर सिविल के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज लगता है कि ये आदिवासी हैं, इसलिए इनको ये दर्जा मिल जाना चाहिए। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग ग्राउंड था, उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन जब एक वकील के रूप में हमको कोर्ट में जाना था, तो हमको ये बात तुरंत समझ में आ गई कि हमको इसको क्लिंच करना पड़ेगा, मतलब कंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो पहला लाइन जो बोलते हैं वो ठक से लगता है जज को, तब जज कहते हैं कि एडमिट कर रहे हैं या डिसमिस कर रहे हैं। तो कितना डिफिकल्ट काम होता है सुप्रीम कोर्ट में, तुमको पता है। ये पिटीशन को उसी तर्ज पे बनाना था कि हम खड़े हुए और बोले, और वो खट से जज को लगा कि नहीं, इसमें मैटर है, इसको हम खारिज नहीं कर सकते, इसको हम डिसमिस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दस्तावेज जो लाए, बहुत सारे दस्तावेज लेके आए थे, दस्तावेज बहुत सॉलिड थे। जैसे उन्होंने वो एक नोटिफिकेशन लेके आए 1913 का, 550 नंबर नोटिफिकेशन का नंबर है। तो उसमें ये है कि जब 1865 में, तुमको पता है कि जब सक्सेशन एक्ट लागू किया अंग्रेजों ने, तो यहाँ के जो आदिवासी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनका सक्सेशन बिल्कुल दूसरी तरीके से चलता था। तो अंग्रेजों ने उनको छूट दी। उन्होंने कहा कि ये कानून 1865 का जो कानून है सक्सेशन का, आप पर लागू नहीं होगा। और रिप्रेजेंटेशन वगैरह के बाद उन्होंने कुछ अपना होमवर्क कराया, और उसके बाद उन्होंने एक 550 2013 में एक नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें कैटेगरिकली कहा कि जो झारखंड के आदिवासी हैं इंक्लूडिंग कुड़ुमी, उन पर वो कानून लागू नहीं होगा।
फिर 1925 का कानून आया, तुमको पता है 1865 के बाद ये चेंज होकर 1925 का सक्सेशन एक्ट बना। फिर जरूरत पड़ी रिप्रेजेंटेशन की, बहुत कम जरूरत पड़ी क्योंककि अंग्रेज तो ऑलरेडी एक उनके पास एक नोटिफिकेशन था। तो उसके बाद दूसरा फिर एक नोटिफिकेशन वो लेके आए 1931 में, उसका नंबर है 3563 दोनों एकदम मजमून उसका एक ही है कि जो झारखंड के आदिवासी हैं यानी कि संथाल, मुंडा, हो और कुड़ुमी और दूसरे लोग जैसे लोधा, कुर्मी, जो सबर लोग हैं और दूसरे लोग हैं, पहाड़िया हैं, इन लोगों पर यह कानून लागू नहीं होगा। और इस कानून को लागू नहीं होने के पीछे उनका तर्क ये था कि ये आदिवासी हैं। उसके बहुत ही सॉलिड एंथ्रोपोलॉजिकल कारण थे। जैसे डाल्टन एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए अंग्रेजों के, उन्होंने बहुत काम किया, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। उन्होंने डाउट किया कि ये जो कुड़ुमी है ये बिहार के जो कुर्मी है उससे मिलते नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, ये संथालों से मिलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि लगता है कि ये बहुत पुराने आर्यन क्या नाम है लोग हैं, बहुत पुराने, जिनका आज के जो आर्यन है या यवनिया है उनके साथ इनका कोई तालमेल नहीं है। उनका एक निष्कर्ष था। उसको करेक्ट किया रीजले ने कहा कि नहीं, ये कहीं से भी बिहार और दूसरी जगह के कुर्मियों से ये नहीं मिलते हैं, ये एकदम अलग हैं, ये कुर्मी है और ये यहाँ के जो संथाली लोग हैं उनसे मिलते हैं। और उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये लगता है कि ये द्रविडियन आदिवासी हैं। द्रविडियन इसलिए कहा कि उस समय जेनेटिक रिपोर्ट तो थी नहीं उनके पास, उस समय दो ही खेमा चलता था, माने नस्ल, एक आर्यन नस्ल और एक दूसरा कुर्मी का द्रविडियन का नस्ल। तो उन्होंने कहा कि ये लोग द्रविडियन आदिवासी हैं। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन थे और दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हमको उन्होंने दी। बाद में हमने खरीदा भी इसके लिए, हियरिंग के लिए। तो रिजले की किताब खरीदा मैंने, फिर इनकी किताब खरीदा, के.एस. सिंह की किताब खरीदी और भी बहुत सारे, मतलब झारखंड के को जानने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर नहीं था कि आदिवासी का मतलब क्या होता है। आदिवासी का मतलब हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकली समझते थे कि भाई इनका कल्चर एकदम अलग है, गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, मतलब प्रकृति के साथ, और बाकी जो झारखंड में वो सब तो बाहर के हैं, वो सब तो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनका गांव से कोई संपर्क नहीं। तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के साथ जो कनेक्शन था वो तो वहां के आदिवासियों का है, झारखंड का। तो बिल्कुल क्लियर था कि ये लोग आदिवासी हैं एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से। लैंग्वेज के हिसाब से भी लगता था कि भाई ये आर्यन लैंग्वेज नहीं है, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला इससे एकदम अलग है। हालांकि बोलने में तो वो लोग सीख लिए हैं, बंगला भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन वो एकदम लगता था कि वो आर्यन लैंग्वेज नहीं है, नहीं बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग उनको आदिवासी मानते थे। तो हम लोग इस हिसाब से झारखंड बनना चाहिए, बृहद झारखंड बनना चाहिए, उसके सपोर्ट में थे। इसके अलावे एक वो पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट लेके आए थे, कृतिवास महतो नाम से, वो काफी फेमस है। उसमें जो जज साहब थे उन्होंने भी कहा था कि ये लोग आदिवासी हैं। वो कुर्मी के बारे में था, कृतिवास महतो, जैसे टाइटल से स्पष्ट है। और उन जज साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कायदे से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मतलब उनको बहुत नॉलेज था एंथ्रोपोलॉजी का, और उन्होंने वो बहुत सही फैसला दिया था। तो मेरे लिए होमवर्क काफी था, लेकिन समस्या वही थी कि हमको इसको प्रूव करना था बियॉन्ड ऑल डाउट्स, और वो कंक्लूड नहीं हो रहा था मेरे हिसाब से। हम थोड़ा डरे हुए थे कि एक पिटीशन बनाए, वो भी डॉक्टर साहब का, जो मेरे इतने अजीज हैं, और वो पिटीशन धराशायी हो जाए कोर्ट में जाके, तो हम वहां तक वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम और अरविंद अंजुम, आप जानते हो उनको भी, सर्व सेवा संघ का जो प्रकाशन विभाग है उसके सचिव हैं, और वाहिनी के बहुत प्रोमिनेंट आदमी है। इसके अलावा झारखंड में बहुत काम किया उन्होंने। स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट का जो रिहेबिलिटेशन का काम है वो तो उसमें तो उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी। तो वो लेके आए थे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, उनके बीच में बात हुई कि अखिलेश जी वकील है, हम जानते नहीं थे, और हमने उनका पिटीशन वगैरह देखा तो हमको लगा कि ये ठीक से जस्टिस कर सकते हैं, तो इनसे हम पिटीशन बनवाएंगे। तो वो दोनों लोग आए थे बात करने के लिए। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है, हम तो कन्विंस हैं, क्योंकि हम तो खुद आंदोलन में रहे और मेरा बैकग्राउंड है, तो हम बिल्कुल कन्विंस हैं। लेकिन हमको अगर कोर्ट में जाके आर्ग्यू करना है और हम अगर जज की कुर्सी पर रहेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ये कंक्लूड नहीं होता है मिस्टर श्रीवास्तव, तो हम थोड़ा इसे सशंकित हैं, हमको थोड़ा समय दीजिए। अरविंद जी उस समय बहुत सारी किताबें पढ़ रहे थे। उस समय ये कोरोना का समय आ गया था, हम लोगों के पास सब पढ़ने के सिवा और कोई काम नहीं था, तो अरविंद जी बहुत सारी किताबें पढ़ रहे थे। उन्होंने अर्ली इंडियंस, जो तुम पढ़े हो, अर्ली इंडियंस उन्होंने पढ़ा हिंदी में। उनको बायोलॉजिकल पार्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि वो हिस्ट्री से एमए है, बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं।
वो किताब लेके आए, बोले कि अखिलेश तुम इसका अंग्रेजी जो ये है मतलब वर्जन है वो खरीदो और इसको पढ़ो, क्योंकि इसमें जो बायोलॉजी है तुमको समझ में आएगी, तुम बायोलॉजी पढ़े हो। हमको लगता है, मैंने उनका कहना था कि तुमको इस किताब को पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में जो कुछ सवाल हैं शायद इसका जवाब मिल जाए। तो हम बहुत लाइटली लिए, हम सोचे कि चलो बहुत दिन के बाद जेनेटिक्स पढ़ना है तो पढ़ लेंगे किताब की, लेकिन बहुत तारीफ कर रहे थे उसमें, तो हमने वो किताब खरीदी। जैसे ही पढ़ा मैंने वो किताब, वो क्लिक कर गया। मतलब जहां जहां हमको लग रहा था कि हम कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं या कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे जवाब लगभग खड़े हो गए मेरे सामने आके। तो हमको ये सोचना था कि अब उन जवाबों को हम इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे। उसमें अभी भी बहुत सारा क्या नाम है गैप्स था। तो सबसे पहले हमने ये काम किया कि वो किताब जिस पर लिखी गई है डेविड रीच, जो दुनिया के सबसे माने हुए जेनेटिसिस्ट हैं, उनकी किताब है हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर। काफी फेमस है क्योंकि उसमें उन्होंने पूरे दुनिया का इतिहास लिखा कि कैसे आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ 70 साल पहले, 3 लाख साल पहले होमो इरेक्टस या ऐसे ही किसी जीनस से स्पीसीज से अलग हुआ होमोसेपियन 3 लाख साल पहले डेवलप किया वहां, और 70,000 साल पहले वहां से वो माइग्रेट किया और फिर पूरी दुनिया में फैला। और वहां से उनके माइग्रेशन का टाइम 70,000 साल पहले से लेके 65,000 साल पहले का जो 5,000 साल का पीरियड माना जाता है, उसमें माना जाता है कि अफ्रीका से निकल के वो गल्फ होते हुए इंडिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक चले गए। तो ये लोग जो हैं, मतलब जो पुराने अफ्रीकी लोग हैं 65,000 साल पहले हिंदुस्तान आए, इसका तो पूरा प्रमाण था। वो किताब पढ़ने से ये बात समझ में आई कि 3 लाख साल पहले हमारा इवोल्यूशन हुआ और 3 लाख साल पहले, और 70,000 साल पहले आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ और फिर हिंदुस्तान में वो लोग आए। अब सारा जो इतिहास था वो उनके इर्द गिर्द खड़ा होना था, है ना। तो जब वो किताब हमने पढ़ा, जो दोनों की किताबें, जब अर्ली इंडियंस पढ़ ली और वो पढ़ लिए, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई। कुछ कुछ चीज हमारे दिमाग में तब भी डाउट्स रह गए थे कि जैसे अर्ली इंडियंस में जो टॉनी जोसेफ ने जो लिखा है उसमें उन्होंने कुर्मी का नाम नहीं लिया। तो मैंने सबसे पहले फोन लगाया डेविड रीच को, उनसे बाद में मेल में बात हुई, फोन से बात हुई नहीं। तो हमने उनसे बात की तो बहुत प्रॉम्प्टली उनका रिस्पॉन्स आया। हम आश्चर्य में पड़ गए कि अरे इतना विद्वान आदमी और इतना बिजी आदमी इतना जल्दी हमको रिस्पॉन्ड कैसे किया। लेकिन उन्होंने कहा, पूरी बात बताई कि उनके रिसर्च में क्या क्या मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि कुर्मी शब्द हमारे पास या कुर्मी कम्युनिटी का कोई ब्लड सैंपल हमारे पास नहीं आया। तो उन्होंने फिर कहा कि थंगाराज साहब जो हैं CCMB में हैदराबाद में, उनसे बात करने के लिए उनसे भी बात की। उन्होंने भी कहा मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जो चौबे जी हैं, ज्ञानेश्वर चौबे BHU को, उनसे बात करने की, उनसे बात की। उन्होंने भी कहा कि कुर्मी एज सच हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने जो अलग अलग जैसे मुंडा है, संथाली और दूसरे जो लोग हैं उनका हमारे पास है रिपोर्ट, तो हम आपको दे देंगे, लेकिन ये हमारे पास नहीं। उसी समय हमको एक रिपोर्ट मिली जो कुर्मी और लोधा, मतलब बंगाल में जो लोग रहने वाले जो हैं, सबर और कुर्मी जो हैं, उनकी एक रपट मिली, जिसको हमको पढ़ने का मौका मिला। क्योंकि उससे पहले हम ये सारी रपटें जो हैं अर्ली इंडियंस और उनको पढ़ने के बाद टेक्निकल बात हम समझ गए थे जेनेटिक्स का। तो उसने लगभग हमको, हालांकि वो हम डाले नहीं है पिटीशन में क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम यहाँ क्या सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं समझा सकते, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है हमको। बल्कि खुद समझने के लिए हमको एक बार ज्ञानेश्वर चौबे साहब से मिलना है ताकि हम उस रिपोर्ट को समझ सके। और भी रिपोर्ट बना रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट कल अगर जरूरत पड़ेगी तो जिस हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो उसमें डाला जाएगा। तो हम मेरे दिमाग में तो वो सवाल था कि अगर कुर्मी इसमें नहीं है तो इस किताब से हम कैसे प्रूव करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास कि कुर्मी जो है, क्योंकि कुर्मी का नाम नहीं था। लेकिन उसमें एक बहुत टेक्निकल बात थी, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट। एक उसमें था कि जो आर्कियो बोटानिक एक रिपोर्ट थी जिसमें यह कहा गया कि भारत में जो चावल था, चावल की जो वैरायटी थी वो इंडिका था, और एक जपोनिका चीन से आया वो, और उसका यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और हाइब्रिडाइजेशन कहां पे हुआ? वो हुआ झारखंड में। तो जब हम इनकी पूरी संस्कृति का खाका मेरे दिमाग में जब बना, तो हमको पता चला कि इनकी पूरी संस्कृति पैडी बेस्ड है, मतलब धान बेस्ड है। मतलब इनका कोई ऐसा इनकी संस्कृति में या इनका कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें धान की प्रमुखता नहीं हो। तो जब उस पर मेरा ध्यान गया तब हमको समझ में आया
कि ये जो इंडिका और जपोनिका का जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इतनी वैरायटीज ऑफ राइस हिंदुस्तान में अब आज मिलती है, वो क्रेडिट इनको था, क्योंकि यही लोग वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीनें इनके पास थी छोटा नागपुर पे, और आज भी है, और इनके पास धान इनका सबसे प्रोमिनेंट फसल है, और वो इनकी सारी संस्कृति धान से जुड़ी हुई है। तो समझ में आया कि इन्होंने ये किया। तो एक बहुत प्रोमिनेंट हमारे पास प्रमाण मिला हमको कि धान का हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने कराया, जपोनिका और इंडिका का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली। फिर मेरा ध्यान गया कि जैसे उस किताब में लिखा हुआ है कि ये लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक हैं, ये लोग द्रविडियन नहीं है, क्योंकि अब जब आया तो उसे पता चला कि चीन से जो 2-3 माइग्रेशन की बात हुई है, तुम जानते हो, एक माइग्रेशन करीब 8 से 9 हजार साल पहले हुआ, जो हड़प्पा से हुआ, और वो सारे लोग चले गए साउथ, जिनको आज हम द्रविडियन मानते हैं, है ना, वो करीब। और वो धान वहां जो हड़प्पा में गेहूं और बार्ली की खेती शुरू हुई, उसका टाइमिंग भी लगभग 9000 साल पहले का है। और लहुरा देवा संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में चावल की खेती हुई, उसका भी टाइमिंग लगभग मिलता जुलता है, मतलब ये सेम टाइमिंग है। लेकिन जब 2600 मतलब ईसा से 2600 साल पहले जब हड़प्पा की सभ्यता खत्म हुई, क्योंकि वहां बहुत बड़ा सूखा पड़ा, तो वहां से जो लोग माइग्रेट किए वो सब साउथ चले गए, जिनको हम लोग आज द्रविडियन मानते हैं। तो ये लगभग शुरू हुआ, समझ लो कि 7000 साल से लेके 2600 साल पहले के बीच में। लेकिन फिर ये लोग कौन थे? जो लोग झारखंड में थे, ये लोग तो द्रविडियन नहीं है, और ये वहां से माइग्रेट नहीं किए। ये लोग कौन है? ये लोग वही हैं जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था, उसके जो लोग यहां रह गए, म्यांमार चले गए, फिर उसके बाद लाओस चले गए, इंडोनेशिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया तक चले गए, है ना, इधर जो पूरा नॉर्थ का इलाका है, या फिर मेघालय में है ये लोग, खासी, हाँ, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये लोग हैं। तो ये लोग वही लोग थे जो लोग यहां रह गए। इनका द्रविडियन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं, इनका आर्यन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं। तो एक माइग्रेशन द्रविडियन माइग्रेशन मानते हैं, जो इसकी सभ्यता जब खत्म हुई, हड़प्पन सभ्यता, तो ये लोग माइग्रेट किया और साउथ में बस गए। एक माइग्रेशन हम लोग मानते हैं लगभग BC 2100, मतलब ईसा से 2100 साल पहले, जो आर्यों का माइग्रेशन है, जिनका डोमिनेशन अभी हिंदुस्तान में है। और एक माइग्रेशन लगभग उसी समय हुआ था जो चीन की तरफ से हुआ था। वो लोग आए, या हो सकता है कि वो सीधे आ गए होंगे झारखंड, या घूम के आए होंगे, या जो वहां बस गए वो फिर बाद में आए होंगे। ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें हुई प्री हिस्ट्री में, जब हम लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, है ना। तो उसका तो कोई दस्तावेज हमारे पास मौजूद नहीं है। ये जेनेटिक दस्तावेज जो है, इससे ये इसको डेवलप करने की कोशिश जेनेटिस्टों ने की है। तो आप कह सकते हैं कि जेनेटिक्स जो है, वो हम लोग जो प्री हिस्ट्री का जो हमारे पास रिटन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जेनेटिक्स लिख रहा है उसको, और वो बहुत ही प्रमाणिक ढंग से लिख रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता है। तो वो जो लोग माइग्रेट किए चाइना की तरफ से, या लाओस की तरफ से, या इंडोनेशिया की तरफ से, वहां से जो माइग्रेट किए, वो आए और यहाँ बस गए। हो सकता है यहां से उठ के भी लोग फिर वापस चले गए हों, लेकिन जो यहाँ बसे उनका आपस में एक इंटरमिक्सिंग हुआ। जैसे आर्यन लोग हैं तो वो इंटरमिक्सिंग से हुए, क्योंकि आर्यन लोग आए तो यहाँ कौन थे? वही आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाले लोग थे। जो द्रविडियन आए, साउथ में चले गए, वहां भी ये लोग थे पहले से, तो द्रविडियन का उनके साथ इंटरमिक्सिंग हुआ, है ना। तो जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाले अफ्रीकी थे, उनका द्रविडियन के साथ इंटरमिक्सिंग हुआ। जो आर्यन आए नॉर्थ में, उनका आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाले लोगों के साथ इंटरमिक्सिंग हुआ। और आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाले जो झारखंड में थे, उनका फिर इंटरमिक्सिंग हुआ, जो चीन की तरफ से जो लोग आए माइग्रेट करके। तो ये जो चीन वाली बात है, जपोनिका जो हम बता रहे थे कि जपोनिका जो प्लांट है राइस का, वो आया चीन से। तो ये इससे एक भाषा बनी, इनकी एक अपनी भाषा बनी, जो द्रविडियन और आर्यन से नहीं मिलती थी, माने इंडो यूरोपियन जिसको कहते हैं, उससे नहीं मिलती थी। तो वो भाषा इनकी है ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो हमारे दिमाग में ये आया कि जब इतनी सारी चीजें हैं, और वो नक्शा दिखा रहे थे कि यहाँ ये पूरा का पूरा झारखंड का एरिया जो है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लोगों का है, ये द्रविडियन और इसका नहीं है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक में सबसे बड़ा जो कम्युनिटी था वो कुड़मी था। तो कुड़मी जो 2 करोड़ की आबादी है, उस समय भी सबसे बड़ी कम्युनिटी थी। तो जब पूरा का पूरा इलाका वो ऑस्ट्रो एशियाटिक दिख रहा था, तो उसमें एक इतना बड़ा इलाका, इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है, वो द्रविडियन और ये नहीं हो सकती थी, आर्यन नहीं हो सकती थी। तो हमारा ध्यान भाषा पर गया। हम तो लिंग्विस्टिक है नहीं, हमको तो भाषा विज्ञान में हमारा कोई नॉलेज नहीं है, हमारी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। लेकिन हमने द्रविडियन जो शब्द हैं
और इंडो यूरोपियन जो शब्द हैं और ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो शब्द है उसको मिलाया। मिलाने के बाद हमको समझ में आया कि ये जो कुडुमी हैं इनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है और वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा जो है वो मेघालय में जो खासी लोग हैं उनसे मिलती है, यहाँ पे जितने ट्राइबल लोग हैं उनसे मिलती है। तो जब यहां तक हम पहुंचे तो हमको लगा कि अब हम क्लिंच कर रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब खत्म करने से पहले हम थोड़ा सा जेनेटिक्स की बात बता दें कि ये लोग कैसे डिफरेंट हैं आर्यों से। देखो एक तो एकदम क्लियर है कि हिंदुस्तान में 70 से 90% लोग जो हैं मदर साइड से वो तो अफ्रीकी लोग ही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक वाई क्रोमोसोम है जो फादर से आता है और एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है मां से आता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है दोनों में रहता है, एक में भी रहता है और स्पर्म में भी रहता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूरा डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बचता है केवल मदर साइड से, मतलब एक साइड से, और यहां से केवल वाई आता है। तो ये दो जो चीजें हैं, मतलब जो लिविंग लोगों पर हम लोग आजमा सकते हैं, जेनेटिक एनालिसिस उसका कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसका जो क्लेड था, मतलब जब वहां से माइग्रेट इन्होंने किया तो उसका जो क्लेड था वो L3 था और L3 हिंदुस्तान आते आते कन्वर्ट हुआ M में। इनफैक्ट माना यह जाता है कि L का जो फर्दर जो म्यूटेशन हुआ, L जो क्लेड था, सब क्लेड था, उसका जो L3 जो हैप्लो ग्रुप था उसका जब फर्दर म्यूटेशन हुआ तो 3 म्यूटेशन हुआ, एक हुआ M, एक हुआ N और R। M जो है ये हिंदुस्तान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक मिलता है, ये यूरोप में नहीं मिलता है। यूरोप में फिर N और R मिलता है। पहला वही था L3 का फर्दर म्यूटेशन हुआ तो M जो म्यूटेशन है वो हिंदुस्तान में मिलता है वेरी प्रोमिनेंटली। तो जब हम लोग M म्यूटेशन की तरफ देखते हैं, ध्यान हमारा जाता है, तो उससे पता लगता है कि 70 से 90% जो मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो लिंक है, जेनेटिक लिंक, वो मां से आता है। यानी कि माएं जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली अफ्रीकी हैं हिंदुस्तान में। सबकी माएं, तुम्हारी मेरी या आदिवासी जो भी हों, उनकी माएं जो हैं सब प्रीडोमिनेंट, क्योंकि 70 से 90% तो बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। तो हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी में समझ लो कि 120 करोड़ 130 करोड़ लोग जो हैं उनकी माएं अफ्रीकी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन फादर अलग अलग हो गए, एक द्रविडियन फादर हो गए जिनका जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो J2, फिर एक H1A1 और D2, ये दो प्रोमिनेंट है द्रविडियन जो वाई क्रोमोसोम है, और जो आर्यन है उनका R1A है, और जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लोग हैं उनका O है। और जो सबसे पुराने जो लोग हैं यानी कि जो अफ्रीकी लोग हैं उनका था ABCT, और CT से फिर निकल के बना CD और FH। तो जब देखोगे इनका पूरा जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो माँ वाला तो एकदम क्लियर है, क्योंकि माँ के तरफ से तो हम लोग सब एक जैसे हैं। फादर के तरफ से जब वाई क्रोमोसोम का जब एनालिसिस करोगे तब तुमको मिलेगा कि या तो वो C है, या वो H है, या D है, या O है। तो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली अराउंड 60% मिलता है वो O है। इसका मतलब है कि जो आउट ऑफ चाइना माइग्रेशन हुआ और उनकी जो इंटरमिक्सिंग हुई उसमें प्रीडोमिनेंटली मेल्स थे। यही बात आर्यंस के लिए भी है कि वो जब R1A जब हम लोग देखते हैं फादर की तरफ से तो प्रीडोमिनेंटली लगता है कि वो मेल इन्वेशन था, महिलाएं बहुत कम आई थी उसी तरीके से। लेकिन ये बात द्रविडियंस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि द्रविड़ तो पूरी एक सभ्यता थी वहां, हड़प्पा और क्या बोलते हैं उसको, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या बोलते हैं उसको, केवल हड़प्पन ना, जो भी होगा। हमको लगता है एक शब्द कोई मिस कर रहे हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ऐसा जो भी हो, एनीवे हड़प्पन ही कहें। तो हड़प्पन सभ्यता से जो लोग आए उसमें तो मेल और फीमेल एक साथ थे, करेक्ट। लेकिन जो जिसको हम लोग इन्वेशन कहते हैं, जो माइग्रेशन यवनिया का हुआ यानी कि आर्यन का हुआ, जो यूरेशिया से आए, और ये लोग जो चाइना की तरफ से आए या लाओस की तरफ से जो आए और जो झारखंड में रह गए, इसमें लगता है कि मेल्स बहुत ज्यादा थे और फीमेल्स बहुत कम थे। तो जाहिर बात है कि यहाँ आए और फिर यहाँ वो रह गए, जैसे यहाँ के जो लोग थे उनको अडॉप्ट कर लिया, तो उनके बीच में इंटरमिक्सिंग हुई और इस इंटरमिक्सिंग से ये कम्युनिटी डेवलप हुई। तो आज की तारीख में इनका जब हम जेनेटिक सिग्नेचर देखते हैं तो वाई क्रोमोसोम की तरफ से या तो एकदम पुराना अफ्रीकी
क्रोमोजोम मिलेगा, या फिर ओ मिलेगा जो कि चाइनीज ओरिजिन है या लाओस का ओरिजिन है। और आर्यन का देखेंगे तो R1A जो यूरेशिया का ओरिजिन है, और द्रविडियंस का तो वो कांस्टेंट है क्योंकि वहां मेल फीमेल एक साथ वो लोग शिफ्ट किए, वो लोग सीधा हड़प्पा से उठ के साउथ में चले गए। लेकिन उनका भी इंटरमिक्सिंग हुआ, जो पहले से वहां पे अफ्रीकी रहते थे साउथ में। तो लेकिन उनका जो ये है वो उसमें इन्वेशन जैसा नहीं दिखता है कि हड़प्पा से लोग आए और उन्होंने वहां इन्वेड किया, क्योंकि हड़प्पा में भी लोग वही लोग बसे थे जो लोग अफ्रीका से आए। तो साउथ में तुमको ये इन्वेशन जैसी बात जो है ये जेनेटिक हिस्ट्री में नहीं दिखता है। बाकी दोनों जगह एक जेनेटिक हिस्ट्री में एक इन्वेशन जैसी बात दिखती है। सेकंड अखिलेश जी, तब इनको शेड्यूल से कब और कैसे हटाया गया कुर्मियों को? बड़ा मुश्किल है इसके बारे में समझना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 1911 में ये आदिवासी थे, 1913 में, 1931 के नोटिफिकेशन में थे, 1913 के नोटिफिकेशन में थे, और 1872 में इनको एबओरिजिनल ट्राइब माना गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो आप 1872 में पहले से थे, अंग्रेजों ने तो केवल रिकॉग्नाइज किया हम आदिवासी हैं, अंग्रेज आए और कहे कि भाई ये आदिवासी हैं, बस इतना ही ना हुआ। हम तो थे ही, क्योंकि हम अगर 60,000 साल पहले से अगर यहाँ रह रहे हैं तो हम आदिवासी हैं। तो अंग्रेजों ने आके उसको रिकॉग्नाइज किया। 1950 में क्या हुआ कि हम गायब हो गए, स्पेशली कुर्मी, है ना। 1900 संविधान को अडॉप्ट करने से पहले हमने संसद बनाई, और वो संसद दिल्ली वाली संसद नहीं थी, वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वही संसद थी जिसमें सारा डिबेट हुआ। उसमें कुर्मियों के बारे में कोई डिबेट नहीं हुआ। करेक्ट। तो फिर जो कुर्मी 3563 का जो 63 नंबर जो नोटिफिकेशन है 1931 का, और 550 नंबर जो नोटिफिकेशन है 1913 का, उसमें वो हैं, और सडनली 1950 में कैसे गायब हो जाएंगे? क्योंकि 1950 को अडॉप्ट किया गया, जो CNT एक्ट सेक्शन 46 का पार्ट है, उसको अडॉप्ट ही किया गया इन दोनों नोटिफिकेशन के बेसिस पे। उसमें जितने ट्राइब हैं तुम देखोगे वो सारे ट्राइब आ गए, केवल एक कुर्मी चला गया बाहर। तो किसने बाहर किया? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर चर्चा नहीं हुई तो बाहर किसने किया और कैसे बाहर कर दिया? क्योंकि आप एक संविधान में एक आप अनुच्छेद लेके आए 342, जिसमें आपने कहा कि सरकार, केंद्र सरकार, सॉरी, पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बना के किसी को ट्राइब डिक्लेयर कर सकती है या किसी को ट्राइब के स्टेटस से हटा सकती है। तो स्टेटस से हटाना या स्टेटस देना ये संविधान के अडॉप्शन के बाद की बात है, 342। लेकिन आप तो हटा दिए द्रविडियन इसको, कुर्मी लोगों को उससे पहले 342 के तहत कोई कानून बना के तो हटाए नहीं। तो कानून बना के आप बनाएंगे कैसे? आपको तो ये बताना पड़ेगा कि 1950 के नोटिफिकेशन में हम कैसे बाहर हो गए। इसका जवाब नहीं मिलता है। तो इसका जवाब जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बहुत गड़बड़ चीजें समझ में आती है, मतलब जो बहुत अच्छा नहीं है। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि 1894 का जो एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये अंग्रेजों ने अपने यहाँ नहीं लागू किया। वहां जो जमीन के मालिक थे वो बिजनेसमैन बन गए और कैपिटलिस्ट बन गए। लेकिन हिंदुस्तान में उन्होंने ये लाया कि उनको लगता था कि आदिवासी लोग पिछड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो ये कैपिटलिस्ट नहीं बन सकते थे। और पूरा जो मानभूम का इलाका था वो मिनरल रिच इलाका था, उड़ीसा में जानते हो, बंगाल में या झारखंड में। तो उनको मिनरल चाहिए था, कैपिटलिज्म को डेवलप करने के लिए उनको मिनरल चाहिए था, और मिनरल के लिए उनको जमीन पर दखल करना जरूरी था और इनको हटाना जरूरी था, इसलिए ये कानून बना। तो इंग्लैंड में जो कानून नहीं बनाया वो हिंदुस्तान में कानून बना। तो हिंदुस्तान में कानून इसीलिए बना कि आदिवासियों की जमीन अंग्रेजों को लेनी थी, छीननी थी, क्योंकि उन आदिवासियों के लैंड के नीचे हिंदुस्तान का सारा वेल्थ था, जिसको मिनरल वेल्थ कहते हैं, जो हम लोग सब जानते हैं, है ना। पहले हम लोग इसमें थे, ब्रॉन्ज एरा में थे, फिर हम लोग आयन एरा में आए, और अभी एल्यूमिनियम एरा में आए। एल्यूमिनियम का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी है उड़ीसा में। यू आर फ्रॉम उड़ीसा, यू नो दिस। तो हम लोग इसमें आए, सारे मतलब स्टील बनाने के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, दूसरे तांबा के लिए, सारे मिनरल्स तुम देखोगे तो ये पूरे मानभूम में है। पूरे झारखंड में कोई ऐसा मिनरल, यहां तक कि सोना भी मिलता है, इसीलिए स्वर्णरेखा का नाम, नदी का नाम स्वर्णरेखा, क्योंकि उसमें सोना मिलता है। तो सारे के सारे मिनरल्स जो चाहिए वो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली हिंदुस्तान के जो मिनरल्स है वो झारखंड में थे। झारखंड नहीं, बृहद झारखंड, मतलब मानभूम में उनको ये चाहिए था। अब इसको उनको लेना था तो उन्होंने ले लिया। जब कांग्रेस की सरकार आई, खासतौर पर बिहार वाले एकदम नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो,
बंगाल बन गया, उड़ीसा बन गया, झारखंड बनने की बात तो कोई चाहता नहीं।